सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी और मेगा बायोडाइवर्सिटी, राइट। बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। जो अलग अलग लाइफ के फॉर्म्स होते हैं तो उसको हम वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि हम इंसान बाकी दूसरे जानवर से अलग होते हैं, और जानवर की जब हम बात करते हैं दूसरे एनिमल्स की, तो वो भी अपने आप में शेप एंड साइज में, उनके अपीयरेंस में अलग अलग प्रॉपर्टी उनकी अलग अलग होती है। वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन का भी है जो हमारे सराउंडिंग में आपको देखने को मिलता है। अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, स्पीसीज होती है। अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट की भी स्पीसीज होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म में हम टू कैटेगरीज मोटी मोटी देखते हैं उसमें। एक तो हम बाय नेकेड आई जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं वगैरह वगैरह, और एक कैटेगरी होती है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, माइक्रोस्कोप के मदद से क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के टू टाइप्स होती है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है। ये जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे दुनिया की अगर बात करें, हम अर्थ की बात करें, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज है वो हमारे ओवरऑल अर्थ पे आपको देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये सभी जो जीव होते हैं, जिसको ऑर्गेनिज्म बोलेंगे हम, लिविंग थिंग्स जो होती है, तो ये अपने आप एक दूसरे में क्या होती है, डिफरेंट होती है। उनका शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके वो भी अलग होते हैं। इसके अलावा इनका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट रहने की जगह, कहाँ पे ये सरवाइव करते हैं, उस जगह को हम हैबिटेट बोलते हैं, तो ये भी डिफरेंट होता है। इनके खाने पीने की जो आदतें होती है वो भी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। उनके जो बिहेवियर है, बिहेवियर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस की है। मैंने फूड चेन के बारे में और फूड वेब के बारे में भी आपको बताया था कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आजू बाजू में जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल्स है, जो भी आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है, तो इनकी जो फूड चेन है वो अलग अलग होती है। और नंबर ऑफ फूड चेन की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं। वेब का मतलब नेट होता है एक, राइट। नेट स्ट्रक्चर को हम वेब बोलते हैं यहाँ पे। तो वेब इज द हियर, फूड वेब इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फूड सीरीज, नंबर ऑफ फूड साइकिल्स। जैसे कि मान लो कि ग्रास है, ग्रास के ऊपर में जो ग्रास हॉपर होता है, पता है ना आपको, नाकतोड़ा बोलते हैं उसको मराठी में। तो वो क्या करता है, सर्वाइवल करता है। और नाकतोड़ा को कौन खाता है फिर यहाँ पे एज अ फूड? कोई भी एक आधा दूसरा बर्ड वगैरह खा लेता है। दूसरे बर्ड को खाने वाले भी वल्चर्स वगैरह होते हैं, और इन वल्चर की शिकार करके इंसान भी खा लेता है। तो इंसान जो साक्षी धोटे बंद करो आप, आपका माइक। तो इंसान एक ऐसा यहाँ पे एनिमल है, एनिमल ही बोलेंगे पूरे दुनिया में, जो सभी एनिमल्स को खा सकता है। ऐसा और नो, ऐसा कोई एनिमल या कोई स्पीसीज इंसान ने नहीं छोड़ी है। तो इंसान से खतरा सभी स्पीसीज को है। तो इस चैप्टर में वही देखना है हमको कि कौन कौन से स्पीसीज को बचा के रखना है, कौन से स्पीसीज को मतलब क्या करना है, राइट। तो दिस इज, वी आर द थ्रेट टू एवरीथिंग। हम इंसान ऐसी चीज है दुनिया में जो सबके लिए खतरा है। हम बोलते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारी वजह से ही हो रहा है। आप थोड़ा सा सोच के बताना मुझे ये बात, राइट। तो आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे आपको ये बात क्लियर होती जाएंगी, राइट। सो आई वाज आल्सो, मैंने अभी ये फूड चेन का तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। एक अगर समझ में आ गया है तो कोई भी एक आधा एग्जाम्पल देके मुझे समझा दीजिए। यस जॉन, आप बताइए, फूड चेन का एक आधा एग्जाम्पल बताइए बेटा। तश्मिया से एक प्लीज, तश्मिया से आवाज बंद कर। हाँ, मिस्टर जॉन, मास्टर जॉन, बताइए फूड चेन का एक आधा एग्जाम्पल बताइए बेटा आपके मन से। माइक ऑन करो, आप माइक ऑन करो। हाँ, बोलो अभी, बोलो बेटा। सर, तो जैसे कि माउस को सर जैसे वर्चर्स कभी उठा के खा लेते हैं, और फिर वर्चर्स को जैसे आपने कहा कि कभी कभी इंसान भी खा लेते हैं, इंसान भी ये कर लेते हैं, हाँ, खा लेते हैं। राइट। तो और एंड
बोलो बोलो। और और नीलेश, नीलेश एक आधा एग्जाम्पल आप बताइए, बाकी कोई भी बोल सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नीलेश माइक ऑन करो और एग्जाम्पल बोलो। सर जो हेन है वो इंसेक्ट को खाती है सर, और हेन को हम खाते हैं। और राइट, जब हमारी डेथ हो जाती है, और जब हमारी डेथ हो जाती है तो सर हमको भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं सर। वेरी गुड, क्लैप्स फॉर मिस्टर नीलेश, मास्टर नीलेश, वेरी वेरी गुड। क्योंकि हमको भी तो खाने वाले हैं ना। देखो हम लोगों को हमारी हिंदू परंपरा में अलग अलग कैसे ये है, छोटे छोटे संप्रदाय है। अलग अलग संप्रदाय में हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग हमें जमीन में कैसे गाड़ देते हैं, इन द सेंस गाड़ना मतलब समझ रहे हो ना आप। तो वहां पे हम डिकम्पोज हो जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना बन जाते हैं हम लोग। ऐसा और नो, ऐसा हमारे ही साथ नहीं होता है, ऐसा उन सभी ऑर्गेनिज्म के साथ में होता है जो डेड होने के बाद में कैसे ऐसे खुले में पड़ जाते हैं। तो उनको एक तो वल्चर खा लेते हैं, उनका जो भी मीट वगैरह होता है उसको वल्चर खा लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम चीजें कैसे जो पूरी तरह से खाई नहीं जाती है, फेंक दी जाती है या छोड़ दी जाती है, वो तो डिकम्पोज हो ही जाती है। तो अपने आप में एक फूड चेन होती ही है, राइट। किसी का भी एग्जाम्पल देख लो आप, ग्रास या जो ट्री प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो खाने वाले डियर जैसे एनिमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट एनिमल होते हैं। डियर को खाने वाले शेर भी तो होते हैं ना जंगल में, और शेर की शिकार करने वाले बहादुर लोग भी होते हैं फिर। और बहादुर लोगों का क्या आखिरी में क्या होता है वो भी पता है आपको, राइट। तो ये जो साइकिल है, ये अलग अलग किसी भी एनिमल को, किसी भी इंसेक्ट को आप अगर कंसीडर करोगे तो ये साइकिल आपको देखने को मिलती है। एक्वेटिक हैबिटेट भी वैसे ही होता है, राइट। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो पानी के अंदर में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या उससे बड़े बैक्टीरिया है या दूसरे जीव है, उनको खाने के लिए वहां पे फ्रॉग होते हैं या फिर टर्टल्स वगैरह होते हैं। उनको खाने वाले भी दूसरे जीव होते हैं उसमें। या सी या ओशन बॉडी की अगर बात करते हो तो वहां पे तो नंबर ऑफ स्पीसीज होती है। तो उसके बारे में हमने शुरुआत में देखा था कि एक्वेटिक हैबिटेट में कितनी टाइप्स की स्पीसीज है, ओवरऑल इंडिया में कितनी स्पीसीज है, वो सब अब रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, राइट। तो सिर्फ यहाँ पे कुछ आइडिया क्लियर करने के लिए ये डिस्कशन मैं कर रहा था यहाँ पे, और ऑलरेडी ये सब चीजें मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, सिर्फ रिवाइंड कर रहा हूँ इसको, कि मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज का जो स्टेटस होता है वो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो देती है एक्चुअली। देखो ये पार्ट जो है वो सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम में मैं डेफिनेटली क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये मत बोलना कि आउट ऑफ द सिलेबस आपने क्वेश्चन पूछा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी तो पढ़ लिया हमने, तो मेगा बायोडाइवर्सिटी मतलब इससे भी ज्यादा बड़ी बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज की स्टडी की जा सकती है, बहुत ज्यादा स्पीसीज को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये दुनिया की वो सभी वैरायटी की जो स्पीसीज है, प्लांट की, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट की या बाकी दूसरे एनिमल्स की स्पीसीज है, इसको स्टडी करने के लिए, इनके रिकॉर्ड्स को रखने के लिए एक्चुअली कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया 1987 में। लास्ट टाइम मैंने बोला था, और इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। और ये क्या करती है, ऑन द बेसिस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, right, on the basis of endemic species, its number must be more than or equal to 5000, and other aspect is here, other indicator is here, मरीन इकोसिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मरीन इकोसिस्टम होना चाहिए। मतलब किसी भी देश को, अगर मान लो किसी भी कंट्री को मेगा बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस देना है, तो उसके पास में खुद की कोस्ट लाइन होनी चाहिए। जैसे इंडिया का उदाहरण ले लो आप, तो इंडिया को कोस्टल लाइन है, राइट, अरेबिक सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, साउथ में आपका इंडियन ओशन है, मतलब बहुत बड़ी मरीन बॉर्डर है। दूसरी बात, हमारी इंडिया के अंदर में 5000 से भी ज्यादा स्पीसीज है, अलग अलग प्लांट की, एनिमल की स्पीसीज है। तो दोनों यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस देती है। तो इंडिया में जैसे मैं बता दूं आपको कि इंडिया में कितने जैसे 47,000 प्लांट की स्पीसीज है, और फोर्थ रैंक है हमारी इंडिया की एशिया में। इसके अलावा 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% है हमारी इंडिया में। इसके अलावा 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल है इंडिया में, राइट। तो
यहाँ पे तो सिर्फ 5000 की बात की गई थी, लेकिन ये 5000 क्या है ये समझ लो बेटा, एंडेजेनिक बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, एंडेजेनिक बोला है या एंडेमिक। एंडेमिक और हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे एक्चुअली, एंडेमिक और इंडिजिनस। तो एंडेमिक और इंडिजिनस क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को, ऐसा हैबिटेट जहां पे मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज के ग्रोथ के लिए या सर्वाइवल के लिए खास वहीं पे वो एटमॉस्फेयर होता है, वो सरकमटेंसेस वहीं पे देखे जाते हैं। तो क्योंकि ऐसे सरकमटेंसेस में ही तो वो जो स्पीसीज है, किसी भी एनिमल को ले लो या किसी भी प्लांट की स्पीसीज को ले लो, वो डेवलप होगा वहां पे। तो उस कैटेगरी को यहाँ उस टाइप के स्पीसीज को यहाँ पे एंडेमिक या एंडेजेनिक स्पीसीज बोला जाता है। मतलब जो सरकमटेंसेस हमारे इंडिया में होंगे, उस सरकमटेंसेस में जो यहाँ पे पेड़ पौधे बुशेस वगैरह जो भी है, ठीक है, जो एनिमल्स डेवलप होंगे तो वो हमारी इंडिया के होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना से किसी प्लांट को हमने लाया और उसका कल्टीवेशन यहाँ पे किया है, उसको ग्रो यहाँ पे किया है, तो वो एक्चुअली यहाँ पे हैबिचुअल नहीं होता है, वो तो चाइना का है। तो अगर चाइना से या यूएसए से या कोई दूसरे कंट्री से हम किसी प्लांट को लाते हैं या किसी दूसरे स्पीसीज को लाते हैं और यहाँ पे डेवलप करते हैं, तो उसको हम एलियन स्पीसीज बोलते हैं। कौन सी स्पीसीज बोलते हैं, एलियन स्पीसीज बोलते हैं। तो किसी भी देश की खुद की जो स्पीसीज होती है उसको एंडीजेनिक स्पीसीज बोलते हैं या एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, दोनों बराबर है यहाँ पे, राइट। तो ये याद रखिए आप कि जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो बोलती है कि आपके कंट्री में एंडेमिक स्पीसीज जो है उसकी संख्या जो है वो 5000 या 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा पैरामीटर क्या है, मरीन बॉर्डर होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी दूसरे रिलीफ फीचर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, लैंड को डिस्कस किया था, सॉइल को डिस्कस किया था, उसके बाद में क्लाइमेट में हमने टेम्परेचर देखा था, और फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन, ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम को। सो प्लांट्स अकर इन द डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी प्लांट होते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, तो ये अलग अलग ग्रुप के होते हैं। जैसे आपको बहुत सारे अलग अलग प्लांट के और फ्लावरिंग प्लांट के नेम्स पता होंगे, तो जैसे उनके नेम्स अलग होते हैं वैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होती है। जैसे अगर मान लो कि कोई गुलाब का फूल ले लो आप, तो गुलाब का जो फूल है जिसको रोज बोलते हैं हम, तो रोजेस विल ग्रो ऑन रोजेस प्लांट, ऐसा और नो, ऐसा होगा कि क्या चमेली के प्लांट के ऊपर में रोजेस लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करोगे वो बात अलग है, नेचुरली ऐसा नहीं होता है। क्या कभी आपने ये देखा कि जो एप्पल्स है वो मैंगो ट्री पे लगते हैं, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है ना, कि मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ? अरे मैंगो नो है सर। तो मैंगो की ट्री में लगेंगे भाई, एप्पल है यस एप्पल की ट्री में सर। लगेंगे, ऐसा और नो। यस तो सर। तो ये यस जो सर। तो ये जो चीज है जो हमें पता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि आजू बाजू में जहाँ पे हम हमारे घर के आजू बाजू में देखते हैं, हमारे गांव के आजू बाजू में देखते हैं, हमारे खेत खलियानों में देखते हैं, तो वहां पे आपको मैंगो ट्री भी देखने को मिलती है, गावा ट्री भी देखने को मिलती है। पेरू समझते हो ना आप, पेरू, ऐसा और नो? यस सर। हाँ, वेरी यस। गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पेरू की ट्री भी देखने को मिलती है, मैंगो की ट्री भी देखने को मिलती है। और कौन कौन सी ट्री देखने को मिलती है, बोलो थोड़ा सा, एक दो ट्री के नेम तो बताइए, जल्दी जल्दी बोलो। सर सर पपाया। पपैया, वेरी गुड, पपई बोलते हैं उसको, हाँ। और कस्टर्ड। क्लस्टर्ड, हाँ, कस्टर्ड। इसके बाद में सर अनार। अनार। तो हमारे एरिया में एक साथ में ये सब चीजें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम बोल सकते हैं प्लांट्स अकर्स इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हमारे एरिया में एक्चुअली जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक जैसी होती है, लेकिन एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन के अंडर में भी अलग अलग वेराइटी के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं। कुत्ता भी देखने को मिलता है, बिल्ली भी देखने को मिलती है, घोड़ा भी देखने को मिलता है, गधा भी देखने को मिलता है, बैल भी देखने को मिलता है, भैंसा भी देखने को मिलता है, और हमारे ही गांव के आजू बाजू में देखने को मिलता है। समझ में आई कुछ बात? इन सबके नेम्स आपको इंग्लिश में पता है, ओके।
मैं अभी हिंदी में मैंने इसको प्रोनाउंस किया, ओके, सॉरी फॉर दैट, बट समझने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। मतलब कॉन्सेप्ट को समझो आप, सराउंडिंग एक ही है, सराउंडिंग एक है, मतलब हमारे आजू बाजू में देखो, जैसे जून महीना लगा तो सितंबर तक बारिश आएंगी, राइट, तो ये की सरकमस्टेंसेस है ना, और उसके बाद में विंटर लगेगा, उसके बाद में समर लगेगा। लेकिन ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी आपको एक ही एरिया में देखने को मिली। हाँ, ये बात कुछ अलग है, जैसे गुजरात जाओगे आप तो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, तो वहां पे लॉयन देखने को मिलेंगे। आपके गांव के बाजू में लॉयन नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ये बोल सकते हो ना आप मुझे, ऐसा और नो? यस सर। हाँ, यस बराबर सर। है। तो लेकिन अगर पूरे इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, अभी गांव के और गुजरात के क्लाइमेट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा ना, क्योंकि गुजरात कोस्ट लाइन के पास में है और आपका गांव तो पूरे मतलब सेंट्रल इंडिया में आता है, तो यहाँ आपके गांव का क्लाइमेट और गुजरात का क्लाइमेट, राइट, तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन पूरे इंडिया की अगर हम कलेक्टिवली बात करते हैं, तो इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, मानसून टाइप का है। किस टाइप का है, मानसून टाइप का है। और मानसून टाइप के इस क्लाइमेट के अंदर में देखो कितनी ज्यादा वेरिएशंस मिलती है, कि 47,000 प्लांट की स्पीसीज है। कैसे याद रखोगे इस पॉइंट को आप एक ही बात बोलना जब इकोसिस्टम की बात आती है, तो कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है, मतलब पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा और नो? ऐसा है क्या कोई इंडिया का पार्ट यूएसए में हमने छोड़ के रखा है, या यूरोप में छोड़ के रखा है, ऐसा तो नहीं, इंडिया का पार्ट इंडिया में ही है, राइट। तो इंडिया का पूरा क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप का है, मतलब पूरे इंडिया में मानसून टाइप का क्लाइमेट है। और ऐसा होते हुए इंडिया में 47,000 प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलती है। कितनी स्पीसीज, 47,000 प्लांट की स्पीसीज। और हमें दो चार ही प्लांट के नेम पता है, ऐसा और नो, इससे ज्यादा हमारी स्टडी ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अलग से उस फील्ड को लेके पढ़ना होगा, तो वो आगे जाके कर लोगे आप, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी साल इसी क्लास में आपको क्लियर करना होगा, राइट। दूसरी चीज हमने देखा कि 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब फूल देने वाले जो प्लांट्स है वो 15,000 से ज्यादा है हमारे यहाँ पे, अलग अलग। मतलब मैं किसी एक गुलाब के पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ, गुलाब जैसे अलग अलग फूल देने वाले पौधे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। उसके अलावा 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है, एनिमल की जो स्पीसीज है अलग अलग वेराइटी, वो 90,000 से भी ज्यादा इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स आ गए, राइट। तो इसीलिए तो जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलती है कि इंडिया इज द मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, इंडिया इज द मेगा बायोडाइवर्स सॉरी कंट्री, राइट। सो आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोगों के। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि देयर आर सच 17 कंट्रीज विच हैज अ स्टेटस ऑफ मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, और उसके नेम्स भी मैंने बताए थे आप लोगों को, और बोला था कि वर्ल्ड मैप में उसको लोकेट करने के लिए होमवर्क देके रखा था मैंने आपको। तो वर्ल्ड मैप में क्या करोगे आप, उन 17 कंट्रीज को आप लोकेट करके बताओगे, वहां पे भी एक्चुअली बहुत ज्यादा आपको प्लांट और एनिमल की अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलती है, और इसीलिए उनको भी मेगा बायोडाइवर्स कंट्री का स्टेटस देके रखा है उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, ओके। तो इंडिया का उसमें 12th नंबर की रैंक आती है। तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ उन चीजों को कि वो कंट्री के नेम कौन कौन से है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया बताया था आपको, तो ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो मेगा बायोडाइवर्स कंट्री। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में वेरिएशंस देखने को मिलता है। उसके बाद में मैंने ब्राजील बताया था। तो ब्राजील का तो पता ही है आप लोगों को, वहाँ के रेन फॉरेस्ट बहुत ही क्या है, फेमस है पूरे वर्ल्ड में। जिस तरह से मतलब ब्राजील में फॉरेस्ट देखने को मिलता है आपको, तो कहीं पे नहीं है। ब्राजील के फॉरेस्ट इतने भयानक है और इतने ज्यादा स्प्रेड हुए हैं, इतने ज्यादा एरिया में है कि ब्राजील के जंगलों के मैक्सिमम हिस्से में अब तक इंसान गया भी नहीं है। वहां पे इतने ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया के साथ में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। उनको कुछ समझ में नहीं आता, मतलब हमारे साथ में उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो जिस टेक्नोलॉजी को आज यूज हम कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, हम रोड्स को यूज करते हैं, अलग अलग ऑटोमोबाइल्स को यूज करते हैं, बहुत सारी जो हमें मतलब हमारी जो नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली जो जितनी भी वस्तु है उनको यूज करते हैं, तो उनमें से किसी भी चीज को वो लोग यूज ही नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ में उनका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो राइट, तो ब्राजील का भी नेम यहाँ पे आता है।
उसके अलावा चाइना है, कोलंबिया है, कांगो है, इक्वाडोर है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मेडागास्कर है। मेडागास्कर पता ही है आपको कहाँ पे है, तो मलेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है, पेरू है, फिलीपाइंस है, साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और एक लास्ट में वेनेजुला है, राइट। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बताया। दीज आर द 17 कंट्रीज। इस वीडियो को एक बार फिर से चला के सुन लेना आप लोग, मैं इसको यूट्यूब पे डालने वाला। कौन है, आस्क टू अनम्यूट। माई खलीफा कौन है? हु इज दिस माई खलीफा? बाकी लोग वीडियो ऑन करके रखेंगे, अभी जो डिस्ट्रैक्ट करेगा उसको मैं क्लास से निकाल लूंगा, राइट। सो आई होप ये आपका क्लियर हुआ हो। मैंने यहाँ पे इकोसिस्टम में जो पॉइंट आपको समझा है वो अच्छी तरह से समझ में आया हो। द नेचर ऑफ द प्लांट इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। किसी भी एरिया में जिस तरह के सरकमटेंसेस होते हैं, तो उन सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन होता है या वाइल्ड लाइफ होती है, उसके ऊपर में काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने के कारण उस टाइप की प्रॉपर्टीज उनमें देखी जा सकती है, राइट। जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हो, वहां पे बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उनके लिए खाने की चीजें भरपूर बहुत ज्यादा होती है वहां पे। अगर वो मतलब वेजिटेरियन है तो पेड़ पौधे के ऊपर में उसका सर्वाइवल होता है। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई भी एनिमल हो सकता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड होते हैं, लिविंग थिंग्स के ऊपर में। ओके, लिविंग थिंग्स इन द सेंस दूसरे अदर एनिमल्स, राइट। सो all plants and animal in an area are interdependent and interrelated in their फिजिकल एनवायरमेंट, दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। तो जैसे मैंने फूड चेन की बात की थी, तो फूड चेन वाला कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर में क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। वो कभी कभी फूड के लिए डिपेंड होते हैं, तो कभी कभी दूसरे चीजों के लिए भी डिपेंड होते हैं। जैसे बहुत सारे जो क्या होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं या फ्लायर्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, राइट। तो उसके कारण जो प्लांट होते हैं तो उनका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, और उसके बाद में उसका मतलब रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, और उसके बाद में जर्मिनेशन होता है और प्लांट की ग्रोथ होती है। तो उसके लिए इंसेक्ट आर वेरी, बटरफ्लाइज वगैरह होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर में क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इसमें सबसे मेन जो रीजन है वो है फूड चेन का, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। और दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस फाउंड इन अ डिफरेंट एरियाज, उस उनमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो भी आपको देखने को मिलती है। जैसे डेजर्ट में जो एनिमल देखने को मिलता है वो है आपका कैमल। तो कैमल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, राइट। क्यों? क्योंकि वो तो सर्वाइवल कहाँ पे करता है, उसका हैबिटेट होता है वो डेजर्ट। तो डेजर्ट वाले माहौल में सिर्फ कैमल ही सर्वाइव कर सकता है। आपका बैल अगर आप लेके जाओगे डेजर्ट में, आपके घर का बैल जो भी होगा बुल, तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा और उससे आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए कैमल की जरूरत पड़ेगी। कैमल के देखो लेग्स कितने लॉन्ग होते हैं, उसकी जो बॉडी होती है वो सरफेस से मतलब लैंड सरफेस से काफी हाइट पे होती है ना, तो उसके कारण वहां पे जो क्या होती है, सैंड होती है, जब गर्म हो जाती है तो हीटअप होने लगता है। तो उस हीट के कारण उसके बॉडी को कोई मतलब खतरा नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। तो उस तरह के चेंजेस वहां के जो लिविंग थिंग्स होती है या एनिमल्स होते हैं उनमें देखे जाते हैं। जैसे हमने देखा कि वहां पे थॉर्न फॉरेस्ट होता है या कैक्टस जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो हमारे एरिया में नहीं होते, क्योंकि हमारे एरिया में कैसे डिसीडियस ड्राई फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे या डिसीडियस वेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये चेंजेस हमें हमारे एरिया में देखने को मिलते हैं। या तो फिर माउंटेनियस एरिया होगा तो वहां पे दूसरे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारा का सारा जो यहाँ पे मामला है वो इकोसिस्टम का है, कि इकोसिस्टम नेचर ने बाय नेचर वो बाय डिफॉल्ट उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। लेकिन हमारी जो इलीगल एक्टिविटीज है या ओवर यूटिलाइजेशन वाली जो पॉलिसी, हम रिसोर्सेज को जिस तरह से ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारी जो ग्रीड है,
वो रुक ही नहीं रही है, और उस ग्रिड को पूरा करने के चक्कर में हम रोड बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, और उसके कारण लैंड एक्वाजिशन कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम। तो उसके कारण जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, वर्जिन स्टेटस में नहीं है, राइट। तो उसके कारण जो इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, आज की डेट में बर्बाद हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए कैसे, ये कॉन्सेप्ट आज अगर हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे समझेंगे, तो कम से कम एटलीस्ट हम कुछ भी काम जब करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिलीव करते हुए करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें तो रिसोर्सेज यूटिलाइज करना है, ताकि हमें हमारी डेवलपमेंट भी करनी है, और हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना है कि हमारे जाने के बाद में, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तो बहुत सारी जनरेशन आना बाकी है। तो उनके लिए हमें पानी बचाना है, पानी को अच्छा रखना है, पानी दैट वाटर, राइट। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है, तो आने वाली पीढ़ी भी पानी पिएंगी, तो उनके लिए तो साफ सुथरा पानी छोड़ के जाना है यहाँ पे हमको। उनके लिए जंगल भी छोड़ के जाना है, उनके लिए जो माउंटेन रेंज है, उनके लिए जो हिल स्टेशन है, वो सब कुछ हमें एज इट इज छोड़ के जाना है। उसको बर्बाद करके अगर जाएंगे तो वो आने वाली पीढ़ी क्या करेंगे, जैसे जुरासिक पार्क जैसी फिल्म बनाएंगी कि यहाँ पे पहले कभी माउंटेन हुआ करता था, पिक्चर में दिखाया जाएगा। क्योंकि देखो जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, और जिस तरह से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके गांव के आजू बाजू में जो छोटी छोटी हिल होती है, उनको डिग करके वहां का मटेरियल जो होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, और कुछ दिनों के बाद में वहां से जो हिल होती है ना, वो गायब हो जाती है। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर, अगर आप 100-500 साल का सोच सकते हो तो ये हो सकता है, राइट। तो ये हमारे हाथ में, हमारे जनरेशन के हाथ में है कि हम हमारे रिसोर्सेस को किस तरह से यूज करें, और हमने बचाने चाहिए नहीं बचाने चाहिए, ये सब कुछ हमारे ऊपर में निर्भर करता है, राइट। सो इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की। मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ सभी टॉपिक को। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल रिलीफ पैटर्न, तो इन सभी चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह से वेरियस अलग अलग चैप्टर में स्टडी किया है, और उसका कलेक्टिव इफेक्ट अगर हमें यहाँ पे समझना है वाइल स्टडिंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे। तो इंडिया में आपको अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले फॉरेस्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एक्चुअली जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो इंडिया के वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की जो कोस्ट लाइन है, जहाँ पे जो रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, वापस जाने वाले मानसून जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा वर्षा करते हैं यहाँ पे, मतलब रेनफॉल करते हैं। तो उसके कारण वहां पे भी आपको यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी ट्रॉपिकल वर्ड क्यों आया, ये लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि इंडिया का जो एक्सटेंड एरिया है, तो जनरली ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है पूरी तरह से। क्योंकि आपको पता ही है इंडिया के 8 स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो उसके नीचे का पूरा एरिया क्या है, ये ट्रॉपिकल जोन में आता है, ऊपर का जोन सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, राइट। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल है, पूरी तरह से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में जो 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश का अगर थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी राज्यों में, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, राइट, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब, मेघालय वगैरह, तो यहाँ पे आपको एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो जब मानसून आता है, मानसून एंटर करता है, अगर आप मैप देख पा रहे हो तो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए ऑन पेज नंबर 45, तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स में आपको इसको दिखाया गया है। तो जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट की बात जब करते हैं तो येलो कलर में इसको शो किया गया है। तो गुजरात का पूरा हिस्सा, राजस्थान, कुछ एक हिस्सा आपका एमपी मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है, और एनसीआरटी का रीजन आता है यहाँ पे, एनसीआर, सॉरी नॉट एनसीआरटी, एनसीआर। तो ये दिल्ली के आजू बाजू का जो एरिया है ना, थोड़ा सा गुड़गांव वाला वगैरह एरिया, हरियाणा पंजाब वाला एरिया भी आता है इसमें, यूपी का भी थोड़ा सा हिस्सा आता है, एमपी का भी, मध्य प्रदेश का भी आता है, और राजस्थान का। तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहां पे भी आपको ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये जब इन फॉरेस्ट को हम स्टडी करते हैं, तो व्हाट इज मीन बाय पर्टिकुलर फॉरेस्ट, सेकंड थिंग
द रेनफॉल पैटर्न, उसके बाद में टेम्परेचर, और उसके बाद में नेचुरल वेजिटेशन में किस टाइप की वहां पे ट्रीज, प्लांट, बुशेस वगैरह देखने को मिलती है, और किस टाइप का वाइल्ड लाइफ होता है। तो ये कम से कम एटलीस्ट 4 पॉइंट्स में आपको ये सब पता होना चाहिए, राइट। सो देखेंगे वन बाय वन, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर। सो दीज आर द रेस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल। जहां तक मैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होने वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। 200 सेंटीमीटर से अप टू 400 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल जिस एरिया में होता है, उस एरिया में एक्चुअली ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये मान के चलो आप कि वेस्टर्न घाट में और मेघालय, नागालैंड जैसे एरिया में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का कुछ पार्ट, यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। So the trees reach great height up to 60 meters और इवन अबो 60 मीटर एंड मोर देन 60 मीटर की हाइट होती है यहाँ के जंगलों में पेड़ों की। ये बात आपको याद रखना है। पिक्चर में भी देख पा रहे हो आप, तो कैनोपी वगैरह स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, और इस जंगल में सिचुएशन देखो कैसे होती है, वेट वेट एंड वार्म, मतलब एक अलग सा ही माहौल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन होने की सिचुएशन होती है। बहुत वेट होते हैं ये फॉरेस्ट थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो भी ठंडा नहीं होता है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर नहीं होता है, यहाँ पे अलग ही टेम्परेचर होता है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करने की कोशिश करता है। मतलब सनलाइट के लिए जो ट्रीज है, पेड़ पौधे है, वो कैसे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं सनलाइट लेने के लिए। जहाँ पे मान लो कि बहुत बड़े बड़े पेड़ है, तो सब पेड़ों के बीच में कंपटीशन होती है कि सनलाइट मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, क्योंकि उनको ग्रो करना होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर होता है, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो उनको ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखो वाटर का तो इवापोरेशन भी होता होगा ना, तो अलग अलग फॉर्म में वाटर क्या प्लांट ट्रीज क्या करते हैं, वाटर को इवापोरेट करते हैं। तो जैसे आपको पता है लीफ से वाटर इवापोरेशन होता है, उनके ट्रंक, ब्रांचेस, सब मतलब जितने भी पार्ट्स है ना प्लांट के और ट्रीज के या फिर बुशेस के, वो क्या करते हैं, वाटर को इवापोरेट करते हैं। लेकिन प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, वो भी जमीन के अंदर में, अर्थ के अंदर में वो वाटर को रिलीज करते हैं। और ये वाटर क्या होता है, जहाँ पे रिवर, नाले वगैरह होते हैं ना, वहां से निकलता है। इसीलिए जंगल वाले जो रिवर वगैरह होते हैं ना, तो उसमें वाटर की क्वांटिटी होती है। ये भी पॉइंट मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। शिवम जायसवाल, बोलो क्या कर रहे हो बेटा, रामदेव बाबा जैसे व्यायाम कर रहे हो क्या? चलो ध्यान रखो, ध्यान रखो, बाकी लोग कैमरा ऑन करके रखो। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी तरह से करना है और रिस्पॉन्स देना है तो कैमरा शुड बी ऑन, कैमरा ऑन करके रखो, राइट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। तो यहाँ पे देखो जो भी ट्रीज है, तो ट्रीज के नेम्स आपको पता होना चाहिए। तो इन जंगलों में जो ट्रीज मिलती है एक्चुअली, तो वो टिम्बर के लिए या बाकी दूसरे कमर्शियल जो यूज है, राइट। तो टिम्बर के लिए एक्चुअली इसका यूज किया जाता है। देखो आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो इंडिया जैसे बहुत सारी कंट्रीज जो आज के टाइम में हम उनको कंट्री बोलते हैं, तब कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटिश लोगों की, राइट। तो ब्रिटिश जो मतलब इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, वहां का फर्नीचर जो है ना, तो बोलते हैं कि इंडियन टिम्बर से बना हुआ है बोलते हैं। इतने अच्छे क्वालिटी का टिम्बर हमारे इंडियन फॉरेस्ट में मिलता था, आज भी मिलता है। तो तब उन्होंने, उन लोगों ने वो सारी चीजें लूटी, यहाँ से लूट लूट के पैसा लेके गए, कच्चा रॉ मटेरियल लेके गए, यहाँ से टिम्बर भी लेके गए। तो उन्होंने बहुत ज्यादा जंगलों को साफ किया तब। ऐसा नहीं कि हम ही लोगों ने किया। तो उनसे जो जो हुआ वो सब लेके गए यहाँ से। आपको पता है ना कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड के बारे में पता ही होगा, वो भी इंडिया का ही है। उसको भी छीन के वो लेके गए। लास्ट टाइम जिस व्यक्ति के पास में था, उसको उन्होंने कैसे चॉकलेट दे दिया, मतलब थोड़ा सा मार पीट करके उसके साथ में वो उसको लेके गए। वैसे ही करते थे ना, जो चॉकलेट से माना उसको चॉकलेट देते थे, जो नहीं मान रहा था उसको डंडे से मारते थे या गोली से मारते थे। ऐसा करके पूरी इंडिया के ऊपर में उन्होंने रूल किया, राइट। तो जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि इंडिया इज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटेन। ये तो मानते हो ना आप, ये जो इंडिया है हमारा, ये ब्रिटेन का ही चाइल्ड है। क्योंकि हम सभी तरह, पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को यूज करें। देखो मैंने अभी वेस्टर्न कल्चर बोला, तो ये जो वर्ड है ये तो उनका ही वर्ड है ना। तो
ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट है उनका पूरी दुनिया के ऊपर में कि आज उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कोई गलत बात नहीं किसी के कल्चर को यूज करना,